नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज वर्ष 2021 का पहला दिन है, इसीलिए मेरी ओर से आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुआ है कि आपके जीवन में यह नया वर्ष ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो है कक्षा 12 में पढ़ने वाले इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें हम बात करेंगे 10वें अध्याय उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन उपनिवेशवाद और देहात के संबंध में। दोस्तों, आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भी बात हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से, उससे संबंधित कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपके मन में बाकी रह जाए। इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं अपना अध्ययन उपनिवेशवाद और देहात के संबंध में। दोस्तों, अध्याय का जो पहला बिंदु है वह बंगाल और वहां के जमींदार से संबंधित है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सन 1603 में, क्योंकि सन 1600 में उसकी स्थापना की गई थी और पूर्वी देशों के साथ, खासतौर से भारत के साथ उसको व्यापार करने का 15 वर्षों का एकाधिकार पत्र दिया गया था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसने सबसे पहले बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी और बंगाल में ही उसके सबसे पहले प्रभावों को देखा गया था 1911 ईस्वी तक, जबकि दिल्ली को औपनिवेशिक शासन की अगली राजधानी घोषित किया गया। तब तक भारत में औपनिवेशिक शासन की जो धुरी थी वो बंगाल ही बना रहा था। इसी कारण हम देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न प्रकार का विकास था वो प्रारंभिक रूप से बंगाल में शुरू हुआ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। दोस्तों, इस अध्याय की जो शुरुआत होती है वो एक ऐसी घटना से होती है जिसमें बंगाल में बर्दवान नामक स्थान पर 1797 में एक जमींदारी की बोलियां लगाने के लिए नीलामी का आयोजन किया गया था। और इस तरीके की जो नीलामी थी वो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक आम घटना थी। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर इस जमींदार के जमींदारी के अधिकार की नीलामी क्यों की जा रही थी। आखिर कौन सा अपराध किया था उसने कि उसके अधिकार की नीलामी की जा रही थी। तो इन सारी घटनाओं का संबंध बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्थायी बंदोबस्त था क्या, क्यों इसे लागू किया गया था और क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम सिर्फ स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि यह व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे और क्यों इसे लागू किया गया था। क्योंकि आगे आने वाले अध्याय की जो सारी विषय वस्तु है उसका ताना बाना इस स्थायी बंदोबस्त के इर्द गिर्द ही बुना गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस विस्तार से इस स्थायी बंदोबस्त के बारे में, अर्थात परमानेंट सेटलमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था तो उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ प्राप्त करना था और इस लाभ प्राप्त करने के लिए वे भारत की वस्तुओं को कम कीमत पर खरीदते थे और यूरोप में ले जाकर उसे ऊंची कीमत पर बेचते थे। इससे उनको जो फायदा होता था वही उनका मुनाफा होता था। लेकिन भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके पास कोई वस्तु नहीं थी, इसीलिए वो लोग इंग्लैंड से सोना चांदी लेकर आते थे। इसके कारण इंग्लैंड में उनकी बहुत ज्यादा आलोचना होती थी। लेकिन जैसे जैसे भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना होती गई वैसे वैसे उनकी इस समस्या का समाधान निकल गया। 1764 में उन्होंने जो बक्सर की लड़ाई लड़ी और 1765 में बंगाल और अवध और मुगल बादशाह के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके कारण उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दोस्तों, दीवानी का मतलब होता है लगान इकट्ठा करने का अधिकार। इस दीवानी के अधिकार प्राप्त होने से उनकी समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि अब उन्हें इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जो जरूरत थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।
क्योंकि अब वो भारत के किसानों से ही लगान इकट्ठा करते थे और उस पैसे से वो भारत की वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में ले जाकर ऊंची कीमत पर बेचते थे। अर्थात जो उनका मुनाफा था वो डबल हो गया। इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की उनकी आवश्यकता भी खत्म हो गई और भारत की वस्तुओं को भारत के पैसे से ही खरीदकर यूरोप में ले जाकर वो ऊंची कीमत पर बेचने लगे। इससे उनको अता लाभ होने लगा। दोस्तों, भारत में जो अंग्रेजों की लाभ का सबसे बड़ा स्रोत था वो था किसानों से इकट्ठा किया जाने वाला लगान, क्योंकि वो जो उनको दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था वह यह था कि वे भारत के किसानों से लगान इकट्ठा करेंगे और उसी पैसे से भारत की वस्तुओं को खरीदेंगे। तो ये जो लगान उन्हें प्राप्त होता था वो किसानों से प्राप्त होता था और यही उनकी आमदनी का भारत में सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, भारत की जो कृषि व्यवस्था थी उसकी एक प्रमुख समस्या यह थी कि भारत की कृषि बारिश के ऊपर निर्भर थी और कई बार ऐसा होता था कि बारिश हद से ज़्यादा हो जाती थी या कई बार ऐसा होता था कि उम्मीद से कम होती थी। तो ऐसे में भारत के किसानों की जो फसल होती थी वो नष्ट हो जाती थी और किसान उतना लगान प्रदान नहीं कर पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना तय किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को लगान मिलने के दीवानी का अधिकार मिलने के बावजूद भी उनकी आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं बन पाया था। हमेशा घटती बढ़ती आमदनी की इस समस्या का समाधान करने के लिए ही 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त एक ऐसा प्रावधान था जो 1793 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था और इसके अंतर्गत भू राजस्व से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे जिनका अध्ययन हम करेंगे। इनमें जो पहला प्रावधान किया गया था दोस्तों वह यह था कि इसका जो उद्देश्य था वो आमदनी का स्थायी स्रोत तैयार कर लेना था। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि भारत में अंग्रेजों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना था और इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने दीवानी भी प्राप्त कर ली थी बंगाल की, लेकिन दीवानी का अधिकार मिलने के बावजूद भी उनकी आमदनी का स्रोत निश्चित नहीं था, क्योंकि अक्सर बारिश की वजह से भारत के किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी और ऐसी स्थिति में भारत के जो किसान थे वो अंग्रेजों को लगान अदा नहीं कर पाते थे। ऐसे में उनकी जो आमदनी थी वो निरंतर घटती बढ़ती रहती थी। इस समस्या के समाधान के लिए ही अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त के जरिए जो भू राजस्व की दर थी उसे हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया था। इस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यह तय किया गया कि भारत के किसान अपने कुल उत्पादन का 10/11 भाग अर्थात लगभग 90% हिस्सा लगान के रूप में अदा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। दोस्तों, आप सोचेंगे कि 90% इतनी ज्यादा जो लगान की दर है वह क्यों तय की गई? तो इसे इसलिए इतना ज्यादा रखा गया था क्योंकि अंग्रेज इसे भविष्य में कभी भी बढ़ा नहीं सकते थे। स्थायी बंदोबस्त का मतलब यह था कि एक बार जो लगान की दर तय कर दी गई वो हमेशा हमेशा के लिए इतनी रहेगी। दोस्तों, इस कानून के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेज अपने वादे के बड़े पक्के थे। ये व्यवस्था आगे चलकर अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हुई, लेकिन वो कभी भी कानूनों को बदलते नहीं थे। इसीलिए इस व्यवस्था के बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने के बावजूद भी उन्होंने कभी स्थायी बंदोबस्त को बंद नहीं किया था। इसको अंतिम रूप से जो खत्म किया गया था वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 में खत्म किया गया था। अनेक नुकसानों के बावजूद खुद अंग्रेजों ने इसको कभी भी खत्म नहीं किया था, बल्कि इसके स्थान पर उन्होंने अन्य व्यवस्थाओं को अपनाया था, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय की आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों, अगला सवाल आता है कि कैसे, अर्थात ये जो 90% लगान की दर तय की गई थी उसको अंग्रेज वसूल कैसे करेंगे? क्या वो खुद किसानों के पास जाएंगे कि भाई अपना लगान चुका दो, आपका महीना पूरा हो गया? ऐसा नहीं था। इसके लिए दोस्तों बंगाल के उन जमींदारों का इस्तेमाल किया गया जो भारत में और बंगाल में अंग्रेजी कंपनी की सत्ता स्थापित होने के कारण बेकार हो गए थे। इस प्रकार इस कार्य के लिए यानी कि लगान इकट्ठा करने के लिए बंगाल के ऐसे जमींदारों को चुना गया जो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना से पूर्व किसानों से लगान इकट्ठा करने का काम किया करते थे। अगला सवाल किसे, अर्थात वो कौन से जमींदार होंगे जिनको यह अधिकार दिया जाएगा कि वे किसानों से लगान इकट्ठा करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए एक तरीका यह अपनाया गया कि इसके लिए जमींदारी के अधिकारों की नीलामी की गई। जो भी जमींदार सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता था उसी को लगान इकट्ठा करने का अधिकार सौंप दिया जाता था। इस प्रकार
जो भी जमींदार नीलामी में शामिल होता था और ऊंची बोली लगाकर जमींदारी के अधिकारों को खरीदता था, उसे इस स्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने का जो जिम्मा था, अधिकार था, वो दे दिया जाता था। दोस्तों, अगला जो उद्देश्य अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए निर्धारित किया था, वह था जमीन में निवेश को बढ़ाना। दोस्तों, अंग्रेज भारत में जब आए थे तो उनका जो एकमात्र उद्देश्य था वह यह था कि वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके लाभ प्राप्त करने की इच्छा की वजह से बंगाल में और भारत में बहुत ज्यादा अव्यवस्था आ गई थी। तरह तरह की आर्थिक समस्याएं पैदा हो गई थी। इन बिंदुओं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो विद्वान थे वो अक्सर विचार किया करते थे और उनका मानना था कि जब इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बंगाल की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया है, तो अब इसको पटरी पर लाने की जिम्मेदारी भी खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही है। और इसीलिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त को जब लागू किया तो इस बात को ध्यान में रखा कि इसकी वजह से बंगाल की अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थायी बंदोबस्त का एक प्रावधान किया गया था। इसमें यह तय किया गया था कि अंग्रेजी कंपनी को यह लगता था कि जब स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप भारत में जमींदारों की आमदनी बढ़ेगी तो वो जमीन को सुधारने के लिए उसमें निवेश करेंगे और जमींदारों द्वारा जमीन में निवेश करने की इस आदत के परिणाम स्वरूप जमींदारों की भी आमदनी में वृद्धि होगी और साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगला बिंदु जो स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था और स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे जो अंग्रेजों का उद्देश्य था उससे भी जुड़ा था, वह था एक सहयोगी वर्ग का निर्माण करना। दोस्तों, अंग्रेज भारत में जब इंग्लैंड से आए थे, इतनी मीलों दूर से जो भारत में वो शासन कर रहे थे, उसके लिए उन्हें हमेशा एक ऐसे वर्ग की जरूरत थी जो शासन करने में उनका सहयोग दे सके। और स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे उनका जो एक उद्देश्य था वो यह सहयोगी वर्ग तैयार करने से भी जुड़ा था, क्योंकि उनका मानना था कि स्थायी बंदोबस्त के कारण भारत में जो जमींदार वर्ग का उदय होगा वह तहे दिल से अंग्रेजी शासन का रहनुमा होगा, उसका सहयोगी होगा, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वो खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही अस्तित्व में होगा। इस प्रकार दोस्तों, इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे अंग्रेजों का एक उद्देश्य सहयोगी वर्ग का निर्माण करना भी था। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के परिणाम क्या हुए। दोस्तों, सीधी सी दिखाई देने वाली इस स्थायी व्यवस्था में जब लागू किया गया इसको सन 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और उत्तरी सरकार तथा मद्रास जैसे कुछ इलाकों में, तो इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम निकल कर आए। इसने बंगाल में शुरुआत में इतना ज्यादा फेरबदल कर दिया कि जमींदार और किसान दोनों ही हाहाकार मचाने लगे। दोस्तों, अध्याय की शुरुआत हमने की थी बर्दवान में जमींदारी के अधिकार की नीलामी से। तो इसी स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप यह स्थितियां उत्पन्न हुई थी कि अक्सर जमींदारों के अधिकारों को नीलाम किया जाता था, क्योंकि अक्सर जमींदार, बंगाल के जमींदार ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर लगान इकट्ठा करने के अपने अधिकार को खरीद तो लेते थे, परंतु कभी भी वो किसानों से उतना लगान इकट्ठा कर ही नहीं पाते थे जितनी ऊंची बोली लगाकर वे अपनी जमींदारी के अधिकार को इकट्ठा करते थे या खरीदते थे। इसीलिए यह होता था कि जब एक बिंदु के बाद वो अंग्रेजी सरकार को लगान इकट्ठा करके चुकाने में चूक जाते थे तो अंग्रेजी सरकार उसी जमींदारी के अधिकार को बोली लगाकर किसी दूसरे जमींदार को बेच दिया करती थी। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि अगर जमींदारों को यह पता था कि वो किसानों से इतना लगान इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे, तो आखिर क्यों वो इस जमींदारी के अधिकार को खरीदते थे? इसकी वजह यह थी कि यह उनका पारंपरिक पेशा था। पारंपरिक भारतीय समाज में उनकी छवि ऐसी थी कि वो बड़े लोगों के रूप में देखे जाते थे। इसीलिए वो अपने बड़प्पन को बनाए रखने के लिए घाटे के आधार पर भी, घाटे के कारण भी इस प्रकार की जमींदारी के अधिकारों को खरीदते थे। लेकिन आगे चलकर उन्होंने इससे बचने के बहुत सारे तरीके निकाल लिए थे, जिनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त हमेशा से जमींदारों के लिए हानिकारक नहीं रहा, क्योंकि एक बिंदु के बाद ऐसा समय आया कि जमींदारों के लिए 90% लगान चुकाना एक बहुत ही साधारण सी घटना हो गई। यह 90% लगान उनको बहुत कम दिखाई देने लगा और इसका कारण यह था कि जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1770 के दशक से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो भारत के जमींदारों ने किसानों से
कैश क्रॉप्स या नगद फसलों को उगाना शुरू किया। इसके अंतर्गत कपास और नील मुख्य फसलें थी जिनको भारत के जमींदारों ने किसानों से उगवाना शुरू किया। दोस्तों, कपास और नील ऐसी कैश क्रॉप्स थी जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग थी, इसीलिए भारत के जमींदारों का लाभ बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जब उनका लाभ इतना बढ़ गया कि उनको 90% की जो लगान तय की गई थी स्थायी बंदोबस्त के दौरान, वो उनको एक मामूली सी रकम दिखाई देने लगी। इसीलिए एक बिंदु के बाद स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के लिए, जमींदारों के लिए लाभदायक होने लगा, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह हानिकारक होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के तहत अपना जो लगान था वो भविष्य में कभी भी बढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अंग्रेजों ने सोचा था कि जब स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप जमींदारों की आमदनी बढ़ेगी तो वो जमीन को सुधारने के लिए उसमें निवेश करेंगे, उनकी ये इच्छा पूरी ना हो सकी, क्योंकि जैसे जैसे भारत के जमींदारों की बंगाल के जमींदारों की स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप इंडिगो यानी कि नील और कपास जैसी फसलें उगाने के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ी, तो उन्होंने एक नई तरीके की आदत को अपना लिया। वो अपनी गांव की जमींदारी को किसी दूसरे जोतेदार को अधिकार में रख देते थे और खुद जाकर शहरों में बस गए थे। गांव में वो सिर्फ उस दिन जाते थे जिस समय उन्हें किसानों से लगान इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना होता था। कार्य भी अब वो खुद नहीं करते थे, बल्कि अपनी पास गिरवी रख देते थे, सौंप देते थे जोतेदारों को। वो इन जमींदारों की तरफ से लगान को पहला ही इकट्ठे कर लेते थे, तो वो गांव में उस समय आते थे जब उन्हें लगान इकट्ठा करके कंपनी को सौंपना होता था। इसीलिए गांव में ये जमींदार ऐसे जमींदारों के रूप में उभरे जिन्हें अनुपस्थित जमींदार कहा जाता था। एक इतिहासकार है अमित भादुड़ी, उनका मानना है कि स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप बंगाल में जो जमींदार अस्तित्व में आए वो अनुपस्थित जमींदार थे, क्योंकि ये वो जमींदार थे जिनकी आमदनी भले ही जमीन से आती थी, लेकिन जो जमीन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे और गांव में हमेशा अनुपस्थित रहते थे। इसीलिए इन्हें अनुपस्थित जमींदार या एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, इस स्थायी बंदोबस्त का अंग्रेजों को एक बड़ा फायदा हुआ। वह यह है कि जब स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने लागू किया था तो उनका मानना था कि स्थायी बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप भारत में एक सहयोगी वर्ग का निर्माण होगा, और स्थायी बंदोबस्त के कारण जो जमींदार वर्ग उभर कर आया वह तहे दिल से हमेशा यह चाहता था कि भारत में अंग्रेजी शासन बना रहे और लोगों के ऊपर उसकी पकड़ बरकरार रहे, क्योंकि इसके कारण खुद उनका भी अपना अस्तित्व जुड़ा हुआ था। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए जो उनका तीसरा उद्देश्य था कि वो भारत में एक सहयोगी वर्ग का निर्माण कर सकेंगे, वह जरूर पूरा हो सका। तो दोस्तों, उपनिवेशवाद और देहात से संबंधित अध्याय की यह थी पहली वीडियो जिसमें हमने बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का अध्ययन किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही इस अध्याय की आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और विदा लेने से पहले एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।